नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां पूर्व विधायक हाजी बिट्टन के आवास पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी बकानी की, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए हजारों क्विंटल गेहूं के खुले में पड़े रहने और लगातार बारिश में भीगने का मामला सामने आया है। खबर आगरा से है, जहां स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चिकित्सकों ने एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल जन्मजात बीमारी से पीड़ित मात्र 1.6 किलोग्राम वजन के प्रीमैच्योर नवजात का सफल इलाज कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे में बाईं ओर जन्मजात डायफ्रामेटिक हार्निया का पता चला था, जिसमें पेट के अंग छाती में चले जाने से फेफड़ों का विकास बाधित हो जाता है। जन्म के बाद शिशु की हालत गंभीर थी, जिसे वरिष्ठ विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया। दूसरे ही दिन बाल शल्य चिकित्सक डॉक्टर राहुल देव शर्मा ने थोराकोस्कोपी तकनीक से सफल ऑपरेशन किया, जिसे क्षेत्र में पहली बार इतने कम वजन वाले नवजात पर किया गया बताया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये मिनिमली इन्वेसिव तकनीक अधिक सुरक्षित है और इससे रिकवरी तेज होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल देव शर्मा, पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट। आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हार्निया एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिसमें छाती और पेट के बीच का जो पर्दा होता है वो नहीं बना होता, जिसके कारण पेट के जितने भी अंग हैं, जिनमें आते हैं पेट, तिल्ली, कभी कभी लीवर, छाती में ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े फूलना बंद हो जाते हैं, बच्चे में सांस लेने की तकलीफ रहती है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे बच्चों को जन्म के तुरंत बाद उपचार की आवश्यकता होती है, जिसमें या तो बड़ा चीरा लगा के या दूरबीन से उनका उपचार ऑपरेशन किया जाता है। ये बच्चा हमारे पास था, बेबी ऑफ माधुरी करके। जन्म से पहले ही इनको एक चीज़ पता चल गई थी और जन्म से पहले ही इन्होंने हमसे संपर्क किया। जन्म होते ही हमने बच्चे को अपने पास पुष्पांजलि हॉस्पिटल में बुलाया, वहाँ पर उसको भर्ती किया और उसका अगले दिन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में हमने दूरबीन द्वारा सारी चीज़ें चेक की और उसका छाती और पेट के बीच का पर्दा बनाया। पेट का पर्दा बनाने के बाद जो फेफड़े सिकुड़े हुए थे वो फूलना चालू हुए। एक बार अच्छी तरीके से फूले, इन आंतें काम करना चालू की तो बच्चे का दूध चालू किया। लगभग ऑपरेशन के 20वें दिन बच्चे को घर भेजा गया। अभी बच्चा एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है और कोई तकलीफ नहीं है। आज ये हमारे पास फिर से दिखाने के लिए आए थे और पेरेंट्स और बच्चे खुश हैं। डॉक्टर साहब, जो पर्दे का क्या कार्य है? जी, पर्दे का मेन कार्य 2 तरीके से है। एक, अगर आपका ये पर्दा नहीं होगा तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। जब भी हम फेफड़ों से सांस लेते हैं तो फेफड़ों में सांस भर जाती है, लेकिन सांस निकालने का काम ये पर्दा करता है। अगर पर्दा नहीं होगा तो फेफड़ों में हवा भर तो जाएगी, लेकिन उसको आप निकाल नहीं पाएंगे। इसकी वजह से दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा पर्दे का काम है, ये पेट के जो अंग रहते हैं, जिसमें लिवर हो गया, आंतें हो गई, स्टमक हो गया, तिल्ली हो गई, उसको छाती में जाने से रोकता है। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस पर्दे के होते हैं, जिसको डायफ्राम कहा जाता है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां पूर्व विधायक हाजी बिट्टन की कोठी पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए तथा संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पूर्व विधायक हाजी बिट्टन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और कहा कि सभी कार्यकर्ता अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं से बूथ को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिलसी नगर स्थित पूर्व विधायक हाजी बिट्टन की कोठी पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दिशा निर्देश पर हर 5 तारीख को हर विधानसभा में बूथ अध्यक्ष और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बुला करके अपनी पार्टी के बारे में बताने का जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था, उन्हीं के आदेश अनुसार ये मीटिंग बुलाई गई है। निर्देश एक ही है, जो ये हमें किस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता ने आज यहाँ कमर कस ली है और एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर जा कर के आज से ही, चूँकि लगा हुआ तो पुराना है, लेकिन आज से दूनी स्पीड से अपने बूथ पर काम करेगा। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि हर बूथ पर 5 वोट, तो ये कम से कम 50 वोट बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी को
इस सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां जिले के बिसौरी तहसील क्षेत्र के फैजगंज बेहटा के गांव सुरैनी पापड़ी में मेंथा प्लांट के टैंक की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों जयवीर और राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई मनवीर गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। बताया जाता है कि सबसे पहले जयवीर टैंक में उतरा, उसके काफी देर बाद तक बाहर न आने पर राजेश उसे देखने गया था, लेकिन वह भी बेहोश हो गया। इसके बाद मनवीर भी दोनों को बचाने के प्रयास में टैंक में उतर गया और वो भी गैस की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है, और जहां डॉक्टरों ने 2 भाइयों को मृत घोषित कर दिया और गंभीर हालत के मनवीर को मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए हजारों क्विंटल गेहूं के खुले में पड़े रहने और लगातार बारिश में भीगने का मामला सामने आया है। इससे गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसी राजफेड़ और तिलहन संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं को मंडी परिसर में खुले में रखा गया था। वैसे 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण ये गेहूं भीग गया और उसमें नमी आ गई। भंडारण व्यवस्था की कमी के कारण ये स्थिति बनी बताई जा रही है। समर्थन खरीद से जुड़े ठेकेदारों का कहना है कि मंडी परिसर में छाया और सुरक्षित भंडारण स्थान की कमी होने के कारण गेहूं को खुले में रखना पड़ा, जिससे ये बड़ा नुकसान हुआ। स्थानीय स्तर पर इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और भंडारण प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 7 में मुख्यमंत्री नल जल योजना पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। योजना के तहत घर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से नल जल योजना बंद पड़ी है, जिसके कारण घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच लोगों को पीने के पानी के लिए चापाकल और अन्य दूरस्थ स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस समस्या की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और PHED विभाग से जल्द नल जल योजना को दुरुस्त कर सुचारू रूप से चालू कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने को बेहद मजबूर होंगे। ये आपके क्षेत्र में क्या समस्या है जो आप लोग बाल्टी वगैरह लेके ग्रामीण खड़े हैं आपके सामने? यहाँ पर देखिए, मैं 7 नंबर का वार्ड हूँ और उप मुखिया भी हूँ। यहाँ पर पानी की समस्या 2-3 साल से पूरा है। यहाँ पर किसी तरह दूसरे यहाँ ला के पानी पी रहा है। अब उनके बाद अपने से पूछ सकते हैं पब्लिक को। तो कब से ये समस्या है? वही 2.5-3 साल से। तो टंकी जो बैठा है वो तब से पानी नहीं आ रही है? टंकी बैठा हुआ है 2016 से 11 तक था योजना, 21 तक, 2016 से 21 तक, लेकिन उसमें धीरे धीरे जो है ना ऊपर जो चढ़ा के कारण पानी यहाँ ऊपर नहीं आने लगा। उधरे जो वहाँ पर जहाँ ढालू है वहाँ पर पानी पहुँच रहा है। कौन सा पंचायत है? ये रजंदीपुर है। 7 नंबर वार्ड हुआ ये? जी 7 नंबर। कितना घर होगा जो पानी नहीं आ रही है? लगभग 200-250 नल जल योजना का? जी हाँ। इसके बारे में आपने किसी को सूचना दी है? हाँ, हमारे जो मुखिया जी है ना, गीता देवी को सूचना दिए थे, लेकिन इस बात को पर ध्यान नहीं दिया। तो आप बोले नहीं? इतना जनता जो अभी गर्मी का मौसम में परेशानी उठा रही है। हाँ, तो हम तो सोचे कि धीरे धीरे आप जैसे ग्राम सभा आज था रजंदीपुर में, तो हम बोले कि चलिए भाई देख लीजिएगा समस्या को। क्या आप क्या चाहते हैं? नहीं, हो जाना चाहिए यहाँ पर एक ठो नया नल जल का होना चाहिए यहाँ पर पर्सनल, तब सभी को पानी यहाँ पर मिल जाएगा, पूर जाएगा। अब मुखिया आपका कोई संज्ञान नहीं लिया है? हाँ, मुखिया जी को बोले थे, लेकिन ध्यान में नहीं देते और बार बार हमको भी अच्छा नहीं लगता है कहना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा देवेंद्र कुमार हुआ। परिचय दें अपना। मेरा उप मुखिया हूँ। क्या समस्या आपका यहाँ जो पानी नहीं मिल रही? का बहुत दिक्कत है, गर्मी का मौसम है एकदम से। कब दूर से लाते हैं। कब से दिक्कत है ये? लगभग जो है कि 3 साल से। तो कैसे झेल रहे हैं आप लोग? कैसे पी रहे वहीं से ला करके। कितना दूरी से पानी लाते हैं? तो गंगा जी लमसम जो है कि 7-8 किलोमीटर होगा। कितना घर होगा 7 नंबर वार्ड में? यहाँ पर जो है कि 250 है। पानी की काफी समस्या है। एक टंकी है ना, एक टंकी से जो है कि पानी नहीं आ रहा है। इसके बारे में दूर में है। इसके बारे में सूचना दिया आपने किसी को? हाँ, सूचना तो दिए रहे, जो मेरा वार्ड है यहाँ का 7 नंबर का। तो वार्ड के द्वारा क्या बताया गया? बोल रहा है कि कर रहे हैं कोशिश, अभी जो है कि कुछ भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि पानी इधर में आए जल्दी से,
सबको जो है कि मिलेगा पीने के लिए। गर्मी के मौसम में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है पानी का, दूर से लाते हैं नहीं पीने के लिए। काफ़ी कठिनाई हो रही है। हाँ, बहुत कठिनाई है। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार, कौन सा पंचायत है? गजनदीपुर पंचायत, क्या नंबर वार्ड है? 7 नंबर। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर जमुआ से है, जहां सीएमआर गोदाम के संचालन में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि गोदाम प्रबंधक के आकस्मिक अवकाश पर रहने के दौरान बिना किसी वैध प्राधिकरण की गोदाम खोलकर अनाज का उठाव किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार भारडी स्थित सीएमआर गोदाम के प्रबंधक 2 दिनों के अवकाश पर थे। इसी दौरान संतोष कुमार नामक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से बिना किसी अधिकृत आदेश के गोदाम का संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि इस दौरान गोदाम से अनाज का उठाव भी कराया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर जमुआ प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि संजीतो यादव, उप प्रमुख रब्बू हसन रब्बानी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनेद आलम तथा समाज सेवी बैजू यादव मौके पर पहुंचे और गोदाम का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों ने मामले में अनाज की कालाबाजारी या अवैध उठाव की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी। सूचना मिलते ही बीडीओ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी और उप प्रमुख रब्बानी भाई, सामाजिक कार्यकर्ता बेजू यादव जी के साथ हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान गोलोडी आना हुआ। यहाँ एक सरकारी गोदाम का अनाज का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे जो अनाज डिस्पैच किया जा रहा था दूसरे प्रखंडों को, उसमें 2 गाड़ियाँ यहाँ हम लोगों ने देखा। दोनों गाड़ी में अनाज, एक गाड़ी में लोड कर दिया गया था, एक गाड़ी में अनाज को लोड किया जा रहा था। इसी के उपरांत हमने यहाँ के कर्मी से जानना चाहा कि ये अनाज कौन डिस्पैच कर रहे हैं और कौन कर्मी यहाँ पे सरकारी उपलब्ध है। तो यहाँ पे कोई सरकारी कर्मी उपलब्ध नहीं पाया गया। एक संतोष नाम का एक कर्मी स्टाफ मिला जो अपने आप को कह रहा था कि हमको गोदाम चलाने के लिए आज के दिन के लिए चाबी यहाँ के गोदाम प्रबंधक ने दिया है, हम इसके लिए डिस्पैच करें। जब उनसे कागज़ और यहाँ का डिस्पैच चालान की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यहाँ आए और उसने भी ये कहा कि यहाँ के जो गोदाम प्रबंधक है वो 2 दिनों की छुट्टी का आवेदन हमको दे करके गए हैं। इस परिस्थिति में गोदाम को अगर कोई चला रहे हैं तो ये गलत है। और मैं भी ये कहता हूँ कि जब सरकारी कर्मी यहाँ उपलब्ध है और वो उसने छुट्टी लिया है, इस पीरियड में गोदाम को कैसे किसने खोल दिया और ये अनाज कहाँ किसको भेजा जा रहा था, ये एक जांच का विषय है। मैं पत्र के माध्यम से उपायुक्त महोदय को ये प्रेषित करूँगा कि इस तरह का यहाँ मामला चल रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच कर जो भी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करना। माध्यम से हम डीसी साहब को आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे मदन मोहन जैसा एजीएम को आज से पूर्व लगभग 6 महीना से कालाबाजारी कर रहा है। और मैं डीसी साहब से यही कहूँगा कि पहले एजीएम के जो थे उसका भतीजा, उसी तरह ये आदमी जो है सो अपने 10,000 या 20,000 रुपया दे करके बिचौलिया को रख करके और ये काम करवाते हैं। 2 दिन का छुट्टी में आज वे अपने गोदाम को खुलवाया गया बिचौलिया से, और बिचौलिया से जब पूछा गया कि तुम्हारे पास कोई ऑथराइज है क्या, तो उसने बोला कि मेरे पास कोई ऑथराइज नहीं है। और ये जो है सो मदन मोहन जो है सो कालाबाजारी छुट्टी ले करके ही करता है। आज हम लोग 2 ट्रक पकड़े हैं और ये क्या बोलते हैं प्रमुख साहब और उप प्रमुख साहब भी आए और बीडीओ साहब को भी बुलाया गया था। और बीडीओ साहब बोले कि आज जो है सो उनका 2 दिन का छुट्टी है और छुट्टी में जो है सो गोदाम को खोला गया है, उन पर कार्रवाई होगा। पता चला कि भाटी गोदाम से 2 ट्रक चावल कालाबाजारी के लिए जा रहा है। जब हम लोग यहाँ आए देखे तो सही में लोड हो रहा था माल, लेकिन ना कोई एमआरओ का कागज़ है, ना गोदाम प्रबंधक यहाँ है। कुछ लोग हैं जो लगता है कि बराबर भ्रष्टाचार इस तरह से क्या करते थे वही लोग आज भी हैं। भाटी गोदाम का निरीक्षण करने हम लोग पहुँचे। यहाँ पे जब आने के बाद पता चला कि जो गोदाम प्रभारी मदन मोहन जी हैं वो 2 दिन का छुट्टी में है और यहाँ से माल डिस्पैच किया जा रहा है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि ये माल कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा था। और जब गोदाम का अंदर हम लोग प्रवेश किए, घुसे, जब जांच किए तो जब बोरा से चावल जब निकाल के देखा जा रहा है तो उसमें चावल के नाम पर 40% उसमें खुद ही मिला के डिस्पैच किया जा रहा है।
इससे जांच का विषय है और जांच कर इसमें ये डीएसओ साहब को भी हम पत्र लिखेंगे और जांच कर उसे कार्रवाई करने का बात करेंगे। सर ये पहली बार है या फिर ये ऐसा हर बार यहाँ से होते रहता है? नहीं, आज तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखने को अजीब ही मिला कि जब गोदाम प्रबंधक जो है वो जब छुट्टी में है तो यहाँ से आखिर माल डिस्पैच कर कौन रहा है। सर एक आदमी कहा जा रहा है कि नियुक्त किया गया है। अभी यहाँ आने के बाद पता चला एक संतोष नाम का कोई लड़का है। जब उससे पूछे कि तुमको कौन यहाँ पे रखा है, कौन बताए, तो बोला मदन मोहन सिंह ने हमको भेजा है। कोई लिखित सूचना मिला है सर? कोई लिखित कागज? नहीं, कोई लिखित सूचना नहीं। उसको जब मांगा गया तो बोला कोई लिखित नहीं है मेरे पास, और चाबी गोडाउन का बोल रहा है मुझे दिया गया है। इससे साफ मैंने ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना घोटाला का मैंने प्रतीत हो रहा है। ये जांच का विषय है। यहाँ हम देख रेख करते हैं गोदाम का। किसने रखा है आपको? मदन सर ने। कौन है मदन सर? CMR के GM है। आपको यहाँ देख रेख रखा हुआ है? उसका कोई अथोराइज मिला हुआ लेटर या चिट्ठी वगैरह कुछ भी? नहीं है? नहीं। आज कहाँ है मदन सर? मदन सर रास्ते में है अपने कुछ निजी काम से। अभी तो नहीं बताया हमको, बोले कि रास्ते में हम 1 घंटे में पहुँच रहे हैं हम। कहा जा रहा है कि 2 दिन से वो छुट्टी में है। अब इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। किसने खोला है आज? नहीं, गोदाम तो हमने खोला है। चाबी किसके पास रहता है? चाबी सर के पास रहता है। और आज आपने खोला है? जी सर, हमको सुबह दे के गए थे कि आप खोलिएगा, हम शाम तक आ जाएंगे। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने मंगलवार को कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गौशाला में गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष शमशाद बख्श व ईओ को कड़ी फटकार लगाई। गौवंश संख्या में अभिलेखों से अंतर पाए जाने पर भी नाराजगी जताई। मंत्री ने साफ सफाई, चारा पानी व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी कि आगे लापरवाही पर कार्रवाई होगी। 1 जून से लेकर के 7 जून तक गांव माता को जाकर के आप लोग अपने अपने नगर पंचायत में इनको साफ सफाई करके, नहला के, पूजा करके और इनकी देख रेख करना। ठीक है, आप लोग नंबर दे दो, मैं बात करूँगी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर नवसारी से है, जहां पर्यावरण दिवस के अवसर पर नवसारी सत्र न्यायालय की ओर से जूना थाना से कोर्ट परिसर तक पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। इसके बाद न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवसारी जिला मुख्य न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष CG मेहता, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश VC महेश्वरी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन छोटे पौधों का रोपण किया गया है। माननीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और माननीय प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के द्वारा छोटे पौधों का रोपण किया गया है और ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो भी बड़े वृक्ष कोर्ट कैंपस में है उनकी बिना किसी कारण से या बिना किसी परवानगी से कोई किसी प्रकार की कटाई ना हो सके, इसके लिए बार के तमाम सदस्य भी उनकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे, ऐसा बार प्रमुख द्वारा भी कहा गया है। और ये हर एक नागरिक का फर्ज होना चाहिए कि पर्यावरण है तो हम हैं, क्यों हमारे से पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण से हम हैं। पर्यावरण का बचाव होगा तो मानव जाति और तमाम, क्योंकि हम जो मानव जाति है ये इस पृथ्वी का मैं शेयर रखती है, कोई मालिक नहीं है मानव जाति। इसमें जितनी भी प्रजातियां हैं अपने संसार में के इस ब्रह्मांड में, सभी का इस प्रकृति पर हक है। तो उसका हमको उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, उपभोग करना है, ना कि उनका दोहन करना है अनावश्यक रीत से। इस ऐसा संकल्प पर्यावरण के दिवस हम सब लेके और सतत जीवन तक ये पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। समस्त जनजातियों से जो भी इस सृष्टि पर मानव जाति दोहन कर से जो सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति ने इस पर्यावरण को पहुंचाया है, तो ये हमारी फर्ज ड्यूटी बनती है कि हम इसका बचाव करें। धन्यवाद। नवसारी से सी न्यूज संवाददाता मयंक की रिपोर्ट।
खबर पनवेल से है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पनवेल तालुका इकाई की ओर से मंगलवार को महावितरण कार्यालय के सामने स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। मनसे पदाधिकारियों का आरोप है कि उपभोक्ताओं को बिना विश्वास में लिए और बिना सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। आंदोलनकारियों ने मांग की कि जब तक उपभोक्ताओं की सहमति नहीं ली जाती तब तक स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बिना अनुमति के स्मार्ट मीटर लगाए गए तो मनसे की ओर से और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में पनवेल तालुका अध्यक्ष सुजीत सोनावड़े, भाताड़ शाखा अध्यक्ष विजय ठाकुर सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। मी सुजीत सोनावड़े, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पनवेल तालुका अध्यक्ष। आज आम्ही आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांसोबत आज आम्ही इथं MSCB मध्ये आलो होतो। खरं तर MSCBचा भोवळ कारभार हा त्यांच्यासमोरच दाखवण्यासाठी आलो होतो की हा कशा पद्धतीने पनवेल तालुक्यात चालू आहे। खरं बघायला गेलं तर स्मार्ट मीटरची सक्ती नको आहे पनवेलमध्ये, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, परंतु इथल्या कर्मचारी यांनाच न सांगता तिथं डायरेक्ट मीटर लावलं जातं आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी काम चालू आहे। तर हे थांबवण्यासाठी जर त्या ग्राहकाची जर परमिशन नसेल तर तुम्ही मीटर लावूच शकत नाही। अशा हिशोबात आम्ही काम चालू केलेलं आहे आणि ज्यांचे मीटर लागले असतील त्यांना न विचारता त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांना किंवा महाराष्ट्र सैनिकांसोबत संपर्क साधा, तो तुम्हाला योग्य तो न्याय देईल। आपल्याला स्मार्ट मीटर नको, हे पनवेल पहिलं स्मार्ट करा आणि त्याच्यानंतरच वीज महावितरणाचे मीटर स्मार्ट करा। खरं बघायला गेलं तर अदानी ग्रुपचं इथं मागे ऑफिस टाकलेलं आहे। तुम्ही बघायला गेलं तर या ठिकाणी म्हणजे शासनाच्या जागेवरती जर प्रायव्हेट कुठली तरी कंपनी येऊन बसत आहे आणि त्यांचे अधिकारी बाहेर काढून दुसरीकडे टाकलेले आहेत, तर मग विचार करायची गोष्ट आहे की महाराष्ट्रामध्ये नक्की काय चाललं आहे। याचा सर्वांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि याच्यापुढे जर स्मार्ट मीटर जर लागत असेल तर आम्ही त्या ठिकाणी मनसेच्या माध्यमातून उभं राहू आणि हे कार्यालय येणाऱ्या दिवसामध्ये जर स्मार्ट मीटर लागत असेल तर फोडून पण टाकू। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो, सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा विजय असो, सन्माननीय अमितसाहेब ठाकरेंचा विजय असो। एक नारा दिल से मनसे मनसे, एक नारा दिल से मनसे मनसे। पनवेल से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां खाद्य संकट, ई टोकन व्यवस्था और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने किया। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद किसानों ने डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार जैन को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि वर्तमान ई टोकन और फार्मर ID व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास किसान समय पर खाद प्राप्त नहीं कर पा रहे। पैच ज्ञापन में किसानों ने कहा कि वर्तमान ई टोकन और फार्मर ID व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के किसान समय पर खाद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर फार्मर ID और ई टोकन बनाने की व्यवस्था की जाए तथा जिन किसानों के पास ये सुविधा नहीं है उन्हें आधार कार्ड के आधार पर तत्काल खाद उपलब्ध कराया जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से है, जहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जनगणना फॉर्म में OBC कॉलम शामिल न किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नगर में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जनगणना में OBC कॉलम न होने से इस वर्ग को सही तरीके से गिना नहीं जा रहा है और उन्हें जनसंख्या के अनुपात में अधिकार नहीं मिल रहे हैं। मोर्चा ने मांग की कि जनगणना फॉर्म में OBC कॉलम जोड़ा जाए, सही आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं तथा जनसंख्या के आधार पर नौकरी और आरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसके खिलाफ किया जा रहा है और किस लोगों द्वारा किया जा रहा है? मैं सदाशिव हरिणखेड़े, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष। ये धरना इसलिए हो रहा है कि उनकी अभी जो जाति आधारित जनगणना हो रही है उसमें OBC का कॉलम ही नहीं है और OBC को सामान्य में डाला जा रहा है, तो फिर OBC को बजट कहाँ से मिलेगा? आज देश आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो रहे, आज तक OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई और जो उसका बजट है पूरा का पूरा बजट वो सामान्य के नाम से ऊँचे जाति के लोग खा लेते हैं। इसीलिए कॉलम जो है OBC का वो डाला जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। अभी नहीं है? नहीं, कॉलम नहीं दिया गया है। SC का कॉलम है, ST का कॉलम है, उसके बाद में केवल सामान्य है। तो ये जो है तो हमेशा ऐसा होते रहा है।
पिछले बार कब हुई थी जनगणना और वर्तमान में कितने होंगे ओबीसी के लोग आपके अनुसार? ओबीसी के लोग बिहार में जब जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी नीतीश के ज़माने में, तो उस समय 62% वहाँ की जनसंख्या थी। आज भी अगर एमपी में और पूरे देश में करवा ली जाए तो 60% से कम ओबीसी है ही नहीं है। वैसे भी अंग्रेजों के ज़माने में ये 1931 में हुई थी जनगणना, तो उसके आधार पर 52% बताया गया था। 52% के माध्यम से भी अगर दिया जाए तो 52 को 52 देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी जो है तो षड्यंत्र किया और 52 को 27 किया, जबकि 52 देना था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 27 को 27 लागू रहना चाहिए। 27 भी लागू नहीं है, 14 लागू है। 14 में भी आज तक ओबीसी को लगभग 4 से 5% अधिकार मिला है। अगला कदम क्या रहेगा? जैसे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, इसके बाद क्या है? अगला कदम हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के माध्यम से होगा, लेकिन 22 जून को हमारी रैली होगी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मैं सदाशिव वरिंग। क्या है आप? मैं जिला अध्यक्ष। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। खबर बरही से है, जहां प्रखंड मुख्यालय सभागार में बीडीओ जयपाल महतो की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 पॉइंटों के तहत सर्वे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पंचायतों के मुखिया, सचिव और वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्देश दिया गया कि 8 से 18 जून के बीच सभी पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित कर योग्य लाभुकों की अंतिम सूची पारदर्शिता के साथ तैयार की जाए, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके। इससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रखंड परिसर में स्वच्छ गांव सुरक्षित पर्यावरण संदेश के साथ पौधारोपण किया गया और लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की गई। बैठक में शासनिक अधिकारियों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अधिकारियों में बीसीओ संजय यादव, एमओ मनोहर भगत, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदानंद यादव शामिल हुए। वहीं जनप्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों में मुखिया राजेंद्र प्रसाद, विजय यादव, मोतीलाल चौधरी, सिकंदर राणा सहित पंचायत सचिव सरोज कुमार, लक्ष्मी कुमारी, ललिता कुमारी और प्रियंका प्रकाश उपस्थित रहीं। बरही से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां उप तहसील बोरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत हरण्या में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक नवनिर्मित पक्का मकान और 5 अन्य निर्माणों को हटाया गया। आमला एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया और तहसीलदार ऋचा कोर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही और 3 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के तहत नियमानुसार की गई, जबकि प्रभावित परिवारों ने बिना पर्याप्त समय और पुनर्वास व्यवस्था के कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और प्रभावित के पुनर्वास की मांग उठाई है। वहीं प्रशासन ने भविष्य में ऐसे अभियान जारी रखने की बात भी कही है। जो मेरा मकान तोड़ा, तो मेरे पीछे भी मकान है, इधर साइड में मकान है, उधर बाजू में मकान है, 71-72 घर है, तो उसमें सब में अतिक्रमण लगना था ना, मेरे ऊपर क्यों लगा? और इसमें अगर का लगाया भी है, अगर का मैं आत्महत्या कर लूं तो ये जवाबदारी प्रशासन की रहे। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा लड़का भी नहीं है, बेटा भी, बेटी की भी शादी कर दी, आदमी भी नहीं है, मैं किसके मध्य पलूं? मुआवजा, और ये मेरा नुकसान भया है, इसका मेरे को मुआवजा चाहिए। मैंने तो पूरी जमा पूंजी लगा दी ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने बोला कि महिला का मैं बहुत सहयोग करूंगी, तो मेरा इतना बड़ा मकान टूट गया तो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कोई सहयोग नहीं करा मेरे लिए। और मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे लिए खाने को भी कुछ भी नहीं है। आप, मैं कैसी जिंदगी करूंगी? क्या मांगे प्रशासन से आप? मुआवजा मांगूंगी, मेरे जितना का नुकसान भया है वो मुआवजा चाहिए मेरे को, और ये सब हटना चाहिए। जितना 72 घर है उस पे भी अतिक्रमण चलना चाहिए ना। ठीक है। मेरा अकेली का क्यों तोड़ा? 5वां इनकी तो थोड़ा थोड़ा आता, मेरा तो पूरा मकान बन गया था ना। अब पूरा मकान बनने को बाद में अतिक्रमण चलाया, तो पहले से क्यों नहीं चलाया? पहले से मैं जैसे प्लेन उठा रही थी, जब से क्यों नहीं रोका मेरे को? फिर पूरा बनाने के बाद में क्यों मेरा नुकसान इतना करा? इतना नुकसान करा है तो मेरा 20 लाख का नुकसान भया है, मेरे को मुआवजा चाहिए। अगर आपको प्रशासन मुआवजा नहीं दिला पाती है, हाँ, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आत्महत्या करूंगी मैं। मेरे से काम धंधा कुछ भी नहीं बन रहा है, ना कोई पोसने पालने वाला भी नहीं है। इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेंगे, अधिकारी लोग रहेंगे।
हाँ, जिन लोगों ना दिनेश रहेंगे और दिनेश के साथ में जो हम लोग हैं, और मेरे पर कुछ भी खतरा आया, मेरी बेटी रहती है मेरे पास में, जवाई रहता है, उसकी जिम्मेदारी दिनेश रहेंगे। और उसके साथ में दिनेश के साथ में जितना भी है उन लोग पे, दिनेश के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई होंगी। सर, ग्राम पंचायत हरण्या में आज जो कार्रवाई, इस बारे में बताइए। ग्राम पंचायत हरण्या के अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ पहाड़ चट्टान मत की ज़मीन में अतिक्रमण कर लिए गए हैं, जिसको तहसीलदार श्रीमती ऋचा कोरा द्वारा पटवारी आरआई के माध्यम से जांच कराई गई और उसमें लगभग 13 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनका विधिवत बेदखली आदेश किया गया था। और पहाड़ चट्टान मत में लगभग 6 अतिक्रमण पाए गए थे। बाकी आबादी में प्रधानमंत्री आवास के थे। चूँकि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आबादी में बनाए गए मकानों में शासन द्वारा राशि दी गई है, अतः उनको बेदखल नहीं किया गया है। और बाकी जो अतिक्रामक थे, जिनके पास ना कोई पट्टे थे और जो अनाधिकृत रूप से मकान बना करके या प्लिंथ भर करके अतिक्रमण किया था, उनको आज बेदखली की कार्रवाई की गई और उनका जो मकान है वो जमींदोज किया गया। सर, ऐसे कितने मकान हैं सर जिसमें सर आज कार्रवाई हुई है? लगभग सभी मिलाकर के 6 हैं, जिनको आज हटाया गया है। उनकी प्लिंथ को भी हटाया गया है, मकान को भी हटाया गया है, दीवारें थी उनको भी तोड़ा गया है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में 5,27,000 पौधे रोपित करने के लक्ष्य के साथ वृहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य कार्यक्रम सलेमपुर रेंज के तिलौली उर्फ डेहरी ग्राम पंचायत के मनरेगा पार्क में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की अहम भूमिका है। वन क्षेत्राधिकारी गौतम कुमार ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण आवश्यक है। इस दौरान डिप्टी रेंजर रविंद्र सिंह, वन दरोगा राजकुमार सिंह, गौरव कुमार सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला जन कल्याण महासमिति और JKT नेचर केयर द्वारा जन जन प्लास्टिक संग्रह अभियान के तहत एक अनूठा जन अभियान चलाया गया, जिसमें नागरिकों ने अपने घरों में अनुपयोगी प्लास्टिक सामग्री एकत्र कर स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाई। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से कुछ ही समय में कई कुंटल प्लास्टिक एकत्र हो गया। इस अभियान में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतलें और अन्य अनुपयोगी सामग्री जमा कर पर्यावरण संरक्षण को संदेश दिया। देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति और JKT नेचर केयर के संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कचरे से प्लास्टिक अलग करने की जिम्मेदारी का एक अभियान हमने शुरू किया बुंदेलखंड महाविद्यालय में। जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है, हम में से तमाम लोग संगोष्ठी कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इससे हटके हम लोगों ने एक ऐसे अभियान की शुरुआत की। हम जानते हैं कि 320 टन कचरा प्रतिदिन झांसी में उत्पन्न होता है, तो वो कचरे में प्लास्टिक भी मिली होती है, गीला कचरा भी मिला होता है, जिसका पृथक्कीकरण करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमने लोगों से आह्वान किया, 60 वार्डों में हमारी समिति के लोग गए और वहां से प्लास्टिक हमने एकत्रित किया और 2 दिन के अंदर ये हजारों किलो प्लास्टिक हम लोगों ने एकत्रित कर लिया। इस प्लास्टिक का ढेर यहाँ लग गया, इसको हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में भेज रहे हैं, वहाँ इसका पृथक्कीकरण होगा और वहाँ इसको रिसाइकिल कराएंगे। इस आह्वान के साथ कि आइए हम लोग कचरे का पृथक्कीकरण करना सीखें, सूखे कचरे को अलग करें, गीले कचरे को अलग करें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां पूर्व सांसद स्वर्गीय राजेंद्र अग्निहोत्री की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा और विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके जनसेवा, सादगी और विकास कार्यों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। श्रद्धांजलि सभा के बाद आयोजित भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, जहाँ पूरे आयोजन के दौरान सेवा और सामाजिक समरसता का वातावरण बना रहा। सांसद राजेंद्र अग्निहोत्री जी की 18वीं पुण्यतिथि स्मृति में हम सभी झांसी के वरिष्ठ समाजसेवीगण यहाँ पर उपस्थित होकर के हनुमान जी के मंदिर इलाहाबाद बैंक चौराहा पर जो स्थित है, वहाँ पर भंडारे के आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि सभी वरिष्ठ समाजसेवी यहाँ पर एकत्रित होकर के
सरकार के कार्यक्रम को भली भांति पूर्ण कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? कहने का उद्देश्य यही है कि उनके पद चिन्हों पर, उनके दिखाए गए मार्गदर्शन पर हम सभी लोग अग्रसर हैं। उनके दिए हुए कार्यों को हम लोग पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समस्त जो मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया उस सिखाए पथ में हम लोग चल रहे हैं। ये सब कहाँ आगमन था आज? भाई साहब, आज इलाहाबाद बैंक चौराहे पर श्री राय अनुति जी की 18वीं पुण्यतिथि पर भाई आशीष भैया द्वारा, भारत भाई साहब, बाकी हमारी पूरी टीम में डॉक्टर संदीप रावी द्वारा यहाँ पे अन्न वितरण का कार्यक्रम हुआ है। भोजन प्रसादी आज वितरण की गई है, लेकिन वास्तविकता में आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें एक ऐसे शख्स की बात हो रही है जिसने पूरे झांसी में हर परिवार में अपना एक ऐसा स्थान बनाया था कि आज उनकी जब याद आती है तो वास्तव में ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग का साया आज हमारे ऊपर नहीं है। ऐसे ही हमारे पिता समान, पिता तुल्य राय अनुति जी की पुण्यतिथि पर हम लोग उन्हें सत्सर नमन करते हैं। और आज जो भोजन प्रसादी का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है उसके लिए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेकर जो आज गरीब लोगों के पेट भरने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं पुण्यतिथि पे, इसके लिए हम सभी लोग आज उनके लिए कुछ देर का मौन धारण करेंगे और उनको याद करेंगे और धन्यवाद करना चाहते हैं आप सभी को। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर किशनगंज से है, जहां जिले के कोचा धामन प्रखंड के सराय गांव में दहेज उत्पीड़न का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 27 वर्षीय शर्वरी बेगम की दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा की गई बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार पति, सास और ससुर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। 2 दिन पहले हुई मारपीट में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए, जिससे उनके बेटे की जान चली गई। घटना के बाद परिवार में शोक और आक्रोश का माहौल है तथा वो न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या मामला हुआ था यहाँ आपके घर पे? यहाँ घर पे मामला ये हुआ था कि मेरा बहन को वहाँ मारपीट कर रहा था। मारपीट करके उसका तबीयत बहुत खराब था, तो आया था यहाँ। उसको यहाँ छोड़ने भी नहीं आता है। और दूसरा बात यह है कि उसको मतलब वहाँ से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ जो भी पैसे खर्चा किया, मतलब वो 2-4-10 हज़ार जो भी खर्चा किया, मैं भी किया खर्चा, दोनों मिलके। उसके बाद वहाँ बोल रहा है, हॉस्पिटल में बोल रहा है हम वाले पैसे खर्चे करने नहीं पाएंगे, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, हमारा इतना औकात नहीं है, हम वाले इलाज करने नहीं पाएंगे, तुम अपना बहन समझ लो, मैं अपना बहन समझ लेंगे। तो वहाँ 2 दिन इलाज नहीं हुआ उसका, पेशेंट का 2 दिन इलाज नहीं हुआ। तो मैं उसको बोला कि जब इलाज नहीं कर रहे हो, जो जितना पैसे मेरे पास था मैं भी लगा दिया और तुम भी इलाज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ रखने से क्या फ़ायदा है, इसको ले चलो। तो फिर यहाँ लाके यहाँ रख दिया। रखने के बाद उसके बाद यहाँ कुर्बानी से 2 दिन पहले आया। 2 दिन पहले आने के बाद जब घर गया, इसको पेशेंट को देखने भी नहीं आया और ना फ़ोन लगाया। मैं इधर से फ़ोन लगा रहा हूँ बार बार, वो उठा नहीं रहा है। उसका घर का मोबाइल में भी लगा रहा हूँ और उसका क्या कहता है मेरा जीजा का भी मोबाइल में फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, ये विवाद कहाँ से शुरू हुई थी? विवाद क्या हुआ था? विवाद क्या हुआ था? क्या मामला था? मामला क्या हुआ था? उसका मामला यही था, मतलब दहेज के लिए मामला था। बोल रहा बुलेट मांग रहा था उसके पास, तो बुलेट लाओगे, तुम अपने मम्मी पापा को बोलो, भाई को बोलो, बुलेट देगा और बाकी सारा दहेज देगा, नहीं देगा तो तुमको मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मारने के वजह से उसका ऐसे वो हो गया। उसके बाद मतलब और भी आदमी को 2 बार 3 बार पंचायती बैठाया हम लोग। पंचायती बैठाने के बाद कोई मसले का हल नहीं निकला? कोई मसले का हल नहीं हुआ। मगर उसके ऊपर पेशाब की थैली पे चोट लगी थी? हाँ, पेशाब का थैली में चोट लगा है। मेरा बहन को मारा है लात से। तो मतलब जो फाउंडेशन दे रखा था ऊपर, तो फाउंडेशन में मारा था लात इसको, मेरा बहन को। तो वहाँ से गिर गया, बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद उसके बाद उसको बोला भी कि मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास लेके दिखाना है हमको, हमारा बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है। तो उसको नहीं ले गया और इलाज भी नहीं किया उसका, और आज उसका डेथ हो गया। हाँ, आज उसका थाना में। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट।
खबर पलामू से है, जहां मोदिनी नगर में JLKM नेता एवं पांकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी साहू ओमकार नाथ जायसवाल ने PHED के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर लेस्लीगंज बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को तत्काल दुरुस्त कर 32 गांवों में जलापूर्ति बहाल करने की बड़ी मांग की। उन्होंने बताया कि करीब 2 माह से जयनगर इंटिकवल की मोटर खराब होने के कारण ये लगभग 25 करोड़ की योजना बंद पड़ी है, जिससे हजारों ग्रामीण भीषण गर्मी में पेयजल संकट झेल रहे हैं। उन्होंने विभागीय लापरवाही पर सवाल उठाते हुए योजना की संचालन समिति भंग करने और तकनीकी खराब को तुरंत ठीक कर जलापूर्ति बहाल करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग PhD ऑफिस को हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन आप लोग देख लीजिए, एक ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर यह बताने का काम किया है कि लेस्लीगंज में बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना पूरा खराब है, जिससे लगभग 6000 घर में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। 5 पंचायत लेस्लीगंज सारा कुछ पानी का सप्लाई बंद है। वहां मोटर खराब है या क्या खराब है, विभाग की बात है, उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह इसके लिए पिछले उपायुक्त ने भी आदेश किया था कि अविलंब बनाकर उसको चालू करने के लिए आदेश भी किया था, लेकिन विभाग के लोग कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं सुना। हम लोगों ने यह पत्र लिखकर उनको जानकारी दिया है और बताया है कि अगर बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति की योजना का अगर अविलंब चालू नहीं किया गया तो हम लोग इसके लिए जोरदार आंदोलन करने के लिए JLKM के लोग तैयार हैं। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि पांकी का विधायक पूरा तरह निरंकुश व्यक्ति विधायक हैं। उनको कोई लेना देना है नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारा चीज जानकारी ही नहीं है। जानकारी ही नहीं है उनको तो क्या देंगे। तो उस परिस्थिति में हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। ये विभाग को हम लोग ने बताया है और सारा जगह हम लोग अभी इसके लिए पत्र के प्रतिलिपि भी हम लोग दे रहे हैं। और इससे जो इसके लिए पूर्व में कमेटी बनाई गई थी विभाग के द्वारा, वो कमेटी में निरंकुश है, कहीं काम नहीं कर रही है। अगर पानी नहीं मिल रहा है लोगों का तो कम से कम कमेटी के लोग जाकर इस विभाग को चिताया करते या फिर अविलंब चालू करने के लिए बात करते, ज्ञापन देते। किसी तरह का कोई इन लोगों ने नहीं दिया। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि कमेटी को भाई भंग कर दीजिए। कमेटी रहने से क्या फायदा हो जब कमेटी काम ही नहीं कर रही है। तो सीधा बात है, हम लोग जो यह जलापूर्ति योजना है इससे 32 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं और हम लोग इसके लिए आंदोलन के लिए बीड़ा उठाया है और हम लोग बहुत जल्द इस पर आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन काम करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी इसके लिए हम लोग का समर्थन प्राप्त करें और समर्थन दें, हम लोग को समर्थन दें और काम करें। और अभी हम विभाग के लोगों से भी बात भी करना है और सारी बात की जानकारी भी देना है। चूंकि कार्यपालक अभियंता से मुलाकात नहीं हुई थी तो हम लोगों ने ज्ञापन को वहां रिसीव करा दिया है। आगे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोहतास जिले में जिलाधिकारी उदिता सिंह के नेतृत्व में व्यापक वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी परिसरों में 1000 से अधिक पौधे लगाए गए। वन प्रमंडल के DFO स्टालिन फीडर कुमार ने बताया कि इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण को लेकर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक उन्मूलन, क्विज, पेंटिंग प्रतियोगिता और जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय सासाराम परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन और DM कॉलोनी में उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे की मौजूदगी में भी पौधारोपण हुआ। अधिकारियों ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जून 5 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत हम लोग पूरा डिवीज़न में अलग अलग रेंज में और सासाराम मुख्यालय में हम लोग पौधारोपण किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जज के साथ हम लोग एक प्लांटेशन ड्राइव किया है। उसके बाद जैन पॉल स्कूल का कैंपस में हम लोग प्लांटेशन किया है। वहाँ पे बच्चों के बीच में पेंटिंग और डिबेट का कंपटीशन हम लोग किया है। उसके बाद उनको पुरस्कार हम लोग दे दिया। उसके बाद अलग अलग रेंज में चेनारी में EDC के साथ किया है। फिर विक्रमगंज में बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग कमेटी के BMC के साथ किया है।
अलग अलग जगह में आज लगभग 400 पौधा हम लोग प्लांटेशन किया है। ये भी सिंबॉलिकली हम लोग मैसेज देने के लिए प्लांटेशन है, क्योंकि वो मास प्लांटेशन जुलाई 7 के बाद तो वन महोत्सव के बाद ही शुरू होगा, बरसात के बाद। अभी हम लोग आज मैसेज देना चाहते हैं पेड़ लगाने के लिए, वो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। उसके अलावा हम लोग एक पर्यावरण रथ हम लोग चालू किया है आज पूरा मुख्यालय में, उसको एक अवेयरनेस के लिए वही रथ पूरा घूम लिया है। सर कब तक चलेगा ये रथ? आज के लिए पेट्रोल का इशू चल रहा है तो इसलिए आज के आगे सर क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे हम लोग तो बरसात को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी मानसून अगर आ जाएगा, कब मानसून आएगा हम लोग मास स्केल का पौधारोपण हम लोग करेगा। इस साल विभागीय प्लांटेशन के अलावा कृषि वानिकी और सब वितरण के साथ लगभग 10 लाख का टारगेट निर्धारित किया है, 10 लाख पौधा इस वर्ष। ठीक है, उसके तहत हम लोग प्लान अप करके हम लोग पौधा लगा देंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर शुजालपुर से है, जहां ग्राम पंचायत अख्तियारपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने स्वच्छता अभियान में श्रमदान से की और इसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण, निर्मल नदियां और हरित भारत केवल संकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सभी को एक पेड़ लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ग्राम पंचायत अख्तियारपुर के सरपंच प्रतिनिधि महेश मेवाड़ा ने व्यक्त किया। सभी ने पर्यावरण बचाने की शपथ ली। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण अशोक मालवी, महामंत्री ग्रामीण दीप सिंह श्रृंखला सहित जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। शुजालपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद सिंह की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां बड़नगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत उड़ीसा के अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर अनंत मलिक को 5 किलो 165 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 1.29 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर की सूचना पर पीठाखेड़ी हनुमान मंदिर के पास रतलाम रोड से आरोपी को पकड़ा गया, जो उड़ीसा से गांजा लेकर बिक्री के लिए आया हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में संलिप्त रह चुका है और फिलहाल उससे पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गरवाल, प्रधान आरक्षक हेमराज खरे, राहुल सिंह टाठौर तथा पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।